Hello students, welcome to the channel. Now we are going to discuss about cell biology. This is basic chapter from 11th NCERT. You have to read this. Cell biology. Firstly, we will discuss what is cell. If you are going to discuss about what is cell biology, then the chapter name indicates itself cell. What is cell? Then here is cell. Cell is the smallest unit of life. What is cell? Cell स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म आप लिख सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब सेल में देखते हैं, सेल एक क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि सेल जो होती है वह सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल है, मान लो कोई भी सेल है, ठीक है, क्रियात्मक मतलब समझो कि ये फंक्शन करेगी। इसका मान लो कोई सेल है, इसका फंक्शन कैसे होगा, ये कौन कौन से फंक्शन कर पाएगी, इसको हम आगे डिटेल में जब डिटेल लेंगे सेल का, ऑर्गेनल लेंगे, तो उसमें हम बताएंगे किस ऑर्गन का किस ऑर्गेनल का क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी। इसको हम बस छोटी छोटी चीजें अभी समझ में आएगी, सेल समझते हैं, बाद में इसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी, एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी, किसने क्या खोज किया, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम सेल देख लेते हैं। तो सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब एक सबसे छोटी इकाई होती है जो क्रियात्मक और संरचनात्मक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज जो होगी, रिक्वायरमेंट होगी जो बनाने के लिए, वो क्या होगी? ईंट होगी। ईंट आपके पास होगी तो ईंट को एकत्रित करके आप घर बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये हमारी बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसकी बॉडी या उस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? सेल होना चाहिए। एक ये सेल आती है, सेल ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू बनाती है, टिश्यू फर्दर ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बाद में ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म बनाती है। ठीक, कंप्लीट, समझ में आया? उसके बाद आगे पढ़ते हैं। करें सेल कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब जो सेल्स होते हैं किनके? डिफरेंट टिश्यूज के, विभिन्न प्रकार के जो टिश्यूज पाए जाते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं ये अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो लीवर की सेल और किडनी की सेल एक कॉमन फंक्शन नहीं कर सकती है। लीवर की सेल लीवर का काम करेगी और किडनी की सेल किडनी का काम करेगी। किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। लीवर का क्या होता है वो आगे देखेंगे, वो एरिथ्रोपोएटिन होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होते हैं? कह रहे हैं कि इट इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल। सेल जो होती है, सेल ये जैसे मान लो सेल हो गई, तो ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री है इसकी, जो इसको शेप देने का काम कर रही है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द सेल। इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। किससे मेडअप होती है? लिपिड और प्रोटीन से। किस से मिलकर बनी होती है? सेल वॉल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आता है कभी कभी, सेल वॉल किस चीज से मिलकर बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तीसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है। ये कह रहा है कि इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सेल। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस, ये मान लो ये अगर सेल है तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, मैंने समझाने के लिए बना रखा है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसकी लगभग जो सेल वॉल होती है ये 17 टाइम की होती है, तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा हो गया ना फिर। तो ये बहुत छोटा एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। ये सेल को पूरा रेगुलेट करता है। ये एक तरह से होता है कि कमांडिंग ऑफिसर होता है, कमांड देता है कि आप कैसे काम करना है, आपको ऐसे रेगुलेट करना है, चीज़ों को कैसे रेगुलेट करना है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। किसमें? सेल में। कहाँ पाया जाता है?
लगभग सेंटर ऑफ द सेल में। कैसा होता है? नियर अबाउट स्फेरिकल इन शेप, मतलब ये गोलाकार होता है, पूरा गोलाकार नहीं होता है, कभी कभी अंडाकार भी हो सकता है, बट लगभग ये गोलाकार होता है शेप में। इट इज बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से ढका हुआ स्ट्रक्चर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 4 ऑप्शन देकर के कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो उसका आंसर न्यूक्लियस नहीं जाएगा, न्यूक्लियोलस चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूक्लियस आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियोलस होता है, एक क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है? तो न्यूक्लियोलस ऊपर है कि इट इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, जो आरएनए होता है। कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जब विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है कि द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस इज, ये कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? तो बेसिकली क्रोमेटिन एक फाइबर लाइक थ्रेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। क्रोमेटिन क्या होता है? एक धागे लाइक, ऐसे धागे लाइक रेशेदार स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली तब दिखाई देता है जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, जब सेल डिवीजन होता है ना, जब सेल डिवीजन होता है उसके मेटाफेज स्टेज में, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, इस थ्रेड को देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन दोनों समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो कुछ भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी मटेरियल इसके अंदर पाया जाएगा, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब कंटेंट या फिर लिक्विड पदार्थ। सेल के अंदर न्यूक्लियस छोड़ के जो भी कंटेंट पाया जा रहा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि इट इज द रीजन लाइंग बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके रीजन में, इसके बीच में, गैप में जो भी चीजें पाई जा रही हैं वो क्या है? सेल, साइटोप्लाज्म है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक, जो मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था उसको हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी में। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म समझ लीजिए। जैसे सेल है, सेल आया कहाँ से? किसने खोज की इसकी? कौन बताया? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अभी नहीं है खैर, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क देखा था। कॉर्क एक डेड सेल होती है, बार्क जो होता है उसमें निकाला गया था। ये एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था, उनको डेड सेल दिखा था बार्क में, उन्होंने इसका नाम दिया सेल। और उस दूसरा सवाल आता है कि उन्होंने तो डेड सेल देखा था, लिविंग सेल किसने देखा था? तो लिविंग सेल देखने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी एबी ल्यूवेनहॉक। एबी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिसाइड किया था। उनको पता लगा कि अच्छा ये सेल होती है, सेल डिसाइड हो गई कि अच्छा सेल कुछ होती है, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद लिविंग सेल भी डिसाइड हो गई। लिविंग सेल को डिफाइन किसने किया? एबी ल्यूवेनहॉक। तो जब लिविंग सेल आई तो उसमें न्यूक्लियस का कंटेंट भाई उसको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी, तो उसको कौन ने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बता दिया। उसके बाद 2 थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरीज हैं, 2 थ्योरी, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था आपको पता है? आपको पता है सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। गुड, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। इसकी मुख्य बातें क्या थी? मुख्य बातें क्या थी इसकी? मुख्य बातें ये थी कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, तो उसमें पहली बात थी कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, जैसे प्लांट या एनिमल की सेल होती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, मिलके ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियस होती है, ये सब चीजें बताया गया था सेल थ्योरी में। एक चीज आए थे, फिर उसके बाद आए थे रॉबर्ट विर्चो। एक कहानी इसमें फंस रही थी कि भैया कोशिका डिवाइड कैसे करती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है?
मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ कोशिका, मतलब सेल का रिप्रोडक्शन या फिर कैसे डिवाइड करते हैं ये नहीं बता पाए थे, एक ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। तो फिर ये आए थे रॉबर्ट विर्चो, इन्होंने बताया था कि जो ओमनी सेलुला ए सेलुला का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या न्यू ऑर्गेनिज्म, ये तो सेल के कॉन्सेप्ट में लगता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं को डिवीजन के बाद नई कोशिकाएं बनती हैं। इसका बताया था रॉबर्ट विर्चो ने। इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।